अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का एक खूबसूरत खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के मुतल्लिक लिखा हुआ खाका है। फ़रातुल्लाह बेग ने मौलवी साहब को बहुत करीब से देखा था। वो उनकी शख्सियत और नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के ढेल ढोल, हुलिया, हरकत व सकनात और आदात का नक्शा इतनी हुनरमंदी के साथ खींचा है कि मौलवी साहब अपनी खूबियों और खामियों के साथ हमारी नज़रों के सामने जलवागर होते हैं। फ़रातुल्लाह बेग ने इस खाके में नज़ीर अहमद की शख्सियत का मरक्का खींचते हुए कहीं भी तवाज़ुन को हाथ से जाने नहीं दिया है। नज़ीर अहमद की खूबियों का जिक्र करते हुए नहीं उनको फरिश्ता बनाकर पेश किया है और न ही खामियों का जिक्र करते वक्त उनकी शख्सियत को मसक किया है। ये खाका नज़ीर अहमद की ज़िंदगी को हमारे सामने खोल के रख देता है। इस खाके का उसलूब और तर्ज अदा नहायत ही मुनासिब और मौजू है। शस्ता और शाइस्ता मजाक और शगुफ्ता मिज़ाह की मदद से मौलवी साहब की खामियां भी गवारा हो जाती हैं। इस मजमून को अपनी फ़नी खूबियों और हकीकत निगारी की वजह से उर्दू खाका निगारी में एक संगी मील की हैसियत हासिल है। तो आइए पेश करते हैं इस खूबसूरत खाके का खुलासा। लेकिन इससे पहले हम मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग के बारे में आपको एक मुख्तसर सा तारुफ भी देंगे। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग दिल्ली में 1883 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद 1905 में हिंदू कॉलेज से BA पास किया। 1907 में वो हैदराबाद चले गए और मुख्तलिफ मुलाजमतों पर मामूर रहे। तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। फ़रातुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जल्दों में मज़ामीनी फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। नज़मों का मजमूआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। उन नज़मों में भी मिज़ाया रंग नुमायाँ है और आपका इंतकाल 1947 ईस्वी में हुआ। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग अपने इस खाके में अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में लिखते हैं। उन्होंने अपने उस्ताद को बहुत करीब से देखा है। उनके हुलिये का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मौलवी साहब का रंग सानोला और कद छोटा था। कदरे मोटे भी थे। अपने कद की मुनासिबत से तुर्की टोपी पहनते थे। गर्मियों के मौसम में तहबंद पहनने के आदी थे। सर बड़ा था और सर पर बाल भी कम थे। आंखें छोटी हुई और अंदर की तरफ धुसी हुई थी। तूंद आगे को निकली हुई थी। आवाज़ बहुत भारी थी। दाढ़ी कुदरती तौर पर फ्रेंच कट जैसी बनी हुई थी। मौलवी साहब का अपने बारे में कहना है कि वो बहुत गरीब थे और बचपन में फिरते फिराते पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गए। वहाँ के मौलवी साहब से कलाम मजीद और अदब पढ़ा। 4 बरस में मौलिकात पढ़ने शुरू किए। मस्जिद के साथ ही वाक़े अब्दुल खालिक साहब के मकान के पहलू में उनके बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद का मकान था, जहाँ मौलवी नज़ीर अहमद रोटी खाने की गर्ज से जाते थे। मालिक मकान की बेटी उनसे मसाले पिसवाने का काम कराती थी। बाद में इसी लड़की से उनकी शादी हो गई। मौलवी साहब के कौल के मुताबिक जब वो एक दिन
دہلی کالج گئے تو وہاں صدرالدین صاحب اور انگریز پرنسپل مدرسہ بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ باہر کافی بھیڑ جمع تھی۔ جب پرنسپل کسی کام سے باہر جانے لگے تو چپراسی نے بھیڑ کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ مولوی صاحب کا پیر پھسلا اور وہ گر گئے۔ تب تک پرنسپل صاحب بھی وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب میں کہا کہ وہ معلقات پڑھتے ہیں۔ معلقات ایک قسم کی فقیہ تعلیم ہے جو مسجد میں انہوں نے پڑھی تھی، مولوی صاحب سے حاصل کی تھی۔ اس پر پرنسپل صاحب نے مولوی صاحب کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے چند سوالات پوچھے۔ مولوی صاحب نے درست جواب دیا۔ اس طرح مولوی صاحب کو کالج میں داخلہ مل گیا۔ مولوی نذیر احمد خود بھی فرات اللہ بیگ کے سامنے اپنی ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہیں کلام مجید کے ترجمے کرنے پر بہت ناز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں انہیں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں مفت پڑھنے کے لیے دیں۔ مولوی نذیر احمد کی موت کے بعد جب مصنف کبھی دہلی جاتے تھے تو ضرور مولوی صاحب کے مکان پر جاتے۔ باہر سے مکان کو دیکھتے اور دل میں یہ خیال آتا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اور چند دن رہ کر چلے جاتے ہیں، سب فانی ہے، صرف خدا ہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ تھا وہ خوبصورت خاکہ جو فرات اللہ بیگ نے لکھا ہے بعنوان نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو آج ہم نے جو نثر پورشن ہے 9th میں وہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کسی شعری صنف کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اور آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو میری کلاسیں مل جائیں گی، آپ ان سے استفادہ کیجیے اور میری چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ جو میری کلاسیں ہیں وہ دوسرے بچوں تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔